हेलो एवरीवन। आज 25 दिसंबर 2025 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा एनडीटीवी, एयर इंडिया, जहाँ भी ऐसी न्यूज़ आती हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। आज हम ऐसे 10 टॉपिक को लेके आए हैं करंट अफेयर्स के, और उनमें 10 न्यूज़ हैं, उनमें 10 एमसीक्यूज़ हैं। उन एमसीक्यूज़ को हम स्टैटिक से लिंक करते हुए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे तीस्ता रिवर पर अगर आप देखेंगे तो एक अभी आर्मी का वेसल एक पलट गया है ना, जिससे ये नदी चर्चा में आ गई। तो इसके बारे में जो स्टैटिक एनालिसिस है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, क्या लेंथ है, तो यूपीएससी पूछ सकता है। इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। न्यूज़ के पीछे जो स्टैटिक टॉपिक छुपा हुआ होता है उसके बारे में यूपीएससी पूछता है। पीएम सेतु योजना बहुत चर्चा में रही है, यूपीएससी का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हम आज क्या करेंगे, हम क्रोनोलॉजी में आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहले कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो रिमेन क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो तीस्ता रिवर है उसको लेके। ज्योग्राफी में, आईआर में भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी पूछता है। तो तीस्ता रिवर के बारे में अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बन रहा है कि विथ रेफरेंस ऑफ तीस्ता रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीस्ता रिवर नदी के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि सिक्किम का पाक्योंग जो जिला है, सिक्किम का कौन सा जिला, पाक्योंग जिला, पाक्योंग है, वहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था और अभ्यास के दौरान अगर आप देखोगे तीस्ता नदी में बेड़ा पलट गया, तो सेना के जवान की मौत हो गई। तो तीस्ता नदी न्यूज़ में आ गई। तो तीस्ता नदी के बारे में हम फैक्ट देखेंगे। जैसे बेसिक फैक्ट क्या है, अगर देखो तीस्ता नदी के बारे में कि कहाँ से निकलती है, तो एक अगर हम बात करें लेख है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, थोसोलोमो करके जो लेख है वहाँ से निकलती है। और लगभग अगर आप देखें तो लगभग 5280 मीटर ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे बात होती है, नॉर्थ सिक्किम। तो मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। जैसे अगर आपने इंडिया का ये मैप देख रखा होगा, है ना, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी जानकारी के लिए। ये वाला रीजन आपको सिक्किम देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ सिक्किम में निकलती है। अब ये बहती किधर है, इसका फ्लो इस तरह से है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये फ्लो करती है। दक्षिण की ओर जब बहती है ना, शिवालिक की पहाड़ियों में भी ये क्या करती है, गर्त वगैरह बनाती है। शिवालिक की पहाड़ियों में अगर आप देखेंगे हरी घाटियाँ बनाती है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। मतलब सबसे पहले आपने देखा ये कहाँ गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले सिक्किम गई, फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल आती है। वेस्ट बंगाल के बाद सीधे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। कहाँ पे, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक। बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है ना, तो उसके बाद ये जाके अगर आप देखो किस में मिल जाती है, जमुना में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जाती है और किस में मिलती है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये पेन, मैं इसको थोड़ा सा और थिन कर लेता हूँ। बांग्लादेश में जाती है और किस में मिलती है, जमुना में मिलती है, या किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। अब इस पूरी यात्रा में टोटल जो रिवर है वो 4 से 14 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक। अब भारत और बांग्लादेश को लेकर तीस्ता वाटर को डिस्प्यूट भी है, लेकिन अगर आप बेसिन वाइज देखो कितना बड़ा एरिया, तो 83% जो एरिया है वो तीस्ता का भारत में उसका बेसिन है, और 17% बेसिन बांग्लादेश में इसका दिखाई देता है। तो ये सारी न्यूज़ का जो हमने स्टैटिक एनालिसिस किया। अब आपसे तीस्ता के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताओगे किधर बहती है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे स्टैटिक को इसको लेके जो क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम तोसोलोमो लेक, नॉर्थ सिक्किम। क्या सिक्किम के तोसोलोमो लेक से निकलती है? क्या ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? तीसरा, इसका जो वाटर कैपेसिटी अधिक भाग बांग्लादेश में है। मैं अगर नहीं बताता, हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट होता, फिर ये भी किसी को डाउट होता चाइना से ना निकलती हो। इसका मतलब क्या, दो ही कंट्री में ट्रैवल कर रही है, भारत और बांग्लादेश में। लेकिन अगर आप देखो इसके बारे में, तो ये जो बेसिक सारे फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में ये फैक्ट्स से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हुआ क्या, ए, 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, गलती हो गई थी। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पीएम सेतु योजना के बारे में। पीएम सेतु योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि अगर आप हो सकता है पूरा वीडियो ना देखें तो कम से कम जो सारी न्यूज़ें हैं, 5-6 जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट आप कवर कर लो। तो हाल ही में क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट है, कौशल एवं विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो मिनिस्ट्री है, उसने जो उद्योग जगत के, इंडस्ट्री सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनको पीएम सेतु में आमंत्रित किया, पीएम सेतु में इनवाइट किया। तो यूपीएससी ये नहीं पूछेगा किसको इनवाइट किया गया, क्यों किया गया, यूपीएससी पीएम सेतु के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीएम सेतु का फुल फॉर्म आपको पता है? तो उसको बोला जाएगा प्रधानमंत्री स्किलिंग, पीएम, अगर पीएम का मतलब होगा प्रधानमंत्री। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखिए जिससे आपको याद हो जाए। स्किलिंग एंड
क्या एम्प्लॉयबिलिटी 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 और ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू थ्रू अपग्रेडेशन आईडीआईस, है ना। तो ये एक तरह किस तरह की योजना है। अब योजनाएं दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं किस तरह की, जैसे योजना के बारे में देखें, फंड के वितरण के आधार पर योजना होती है केंद्र क्षेत्रक योजना या सेक्टर स्कीम होती है ना, सेक्टर स्कीम होती है। दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित, या अगर हम देखें स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो प्रायोजित योजनाएं होती है, स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उनमें केंद्र और राज्य क्या है, पैसा शेयर करते हैं आपस में, मतलब दोनों ही खर्चा उठाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार के ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा या केवल राज्य सरकार के ऊपर। अगर राज्य सामान्य है, विशेष परिस्थितियों में हिली वाले राज्य, वहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा बोझ उठाता है, बाकी ज़्यादातर में राज्य सरकारें, मतलब कि जो क्षेत्रक योजना होती है उसमें कंप्लीटली जो पैसा कौन देता है, केंद्र सरकार देता है। ठीक है, तो ये जो योजना है केंद्र प्रायोजित है, मतलब ये स्पॉन्सर्ड है। तो ये फैक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पीएम सेतु पर बना क्वेश्चन ना, मैं 100% कह सकता हूँ गारंटी कि ये जो स्टेटमेंट है उस पर जरूर आएगी। अब इसको सरकार ने क्या किया, 60,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार ने 5 वर्ष के लिए निवेश करने का प्लान किया है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। इसके तहत देश भर में 1,000 से ज़्यादा जो IITIs हैं, है ना, वहाँ पे हाई स्किल जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी। और इसमें भारत को सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दूसरा ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। इफ़ आई एम राइट तो आप यहाँ पे कमेंट कर दिएगा, अगर मैं गलत होता हूँ तो आप लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई खोल के कोई बुक तो बैठता नहीं है ना, तो कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन हाँ चांस रहता है 95% कि मैं एक्यूरेट बताऊँगा इसको। अगर हम बात करें, हाँ बात करते हैं ADB की, तो ADB का जो मुख्यालय आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मनीला में देखने को मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इन दोनों के द्वारा भारत को समर्थन भी मिल रहा है। ठीक है, ये सारी फैक्ट्स आपको यहाँ पे जानने थे। अब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इट एम टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट ITI अक्रॉस इंडिया। इसका लक्ष्य पीएम सेतु का भारत के सरकारी ITIs को आधुनिकीकरण करना है, या हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है। मतलब क्या हो जाएगा, ये एक हब बन जाएगा, ठीक है ना, और स्पोक बन जाएगा, मतलब एक सेंटर वो हो जाएगा और बाकी सबको क्या करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक तरह से। अगर हम देखें तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर ये आधारित है। अब ये सही है या नहीं आपको यहाँ पे गेस करना है। तीसरा, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोक ये मिनिस्ट्री ऑफ जो ये होती है ना, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्यों लागू किया जाएगा, आपको डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की अभी करंट अफेयर में चर्चा में था। तो ये मिनिस्ट्री जो स्किल डेवलपमेंट है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत हो जाएगी, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द लॉन्ग बिल्ड वल्चर। लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्यों था, बॉम्बे जो नेचुरल सोसाइटी है अगर हम बात करें, उसने क्या किया, और महाराष्ट्र का जो वन विभाग है उसने कहा मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है, तो कहाँ है मेलघाट टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व है। वहाँ पे उन्होंने बता दिया 15 लॉन्ग विल्ड जो गिद्ध हैं उनको टैगिंग की गई है, तो ठीक है ना। अब ये एशिया के सबसे पुरानी दुनिया के गिद्ध माने जाते हैं, ठीक, और IUCN में इनकी सिचुएशन के क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये इनकी सिचुएशन है। अब इनको खतरा, डाइक्लोफेनेक जो दवाएं होती हैं जिसको जानवर को लगती थी और वो जानवरों को जब खाते थे ये गिद्ध, इस वजह से इनकी संख्या कम हो गई क्योंकि वो दवाएं इनको नुकसान करती थी। तो ये अगर आप देखोगे तो फूड चेन की जो प्रॉब्लम होती है ना, इससे अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, ऐसा कुछ की टर्म्स वहाँ पे उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पोषण चक्र में अगर एक बार कोई पोल्यूटर जब इंटर कर जाता है तो अगले जो उसको उस पर डिपेंड रहता है जो जीव जंतु, उसको भी इम्पैक्ट नेगेटिवली वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और जो ऑप्शन है वो क्या दिए गए हैं, इट इज़ द नेटिव टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारत का जो महाद्वीप का मूल निवासी है। दूसरा है इट इज़ लिस्टेड इन क्रिटिकल इंडेंजर्ड, भारत में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में लिस्ट है। तीसरा ऑप्शन है डिक्लोफेनिक पॉइजन इन मेजर थ्रेट टू इट्स पॉपुलेशन, डाइक्लोफेनिक विषाक्तता इसकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा, 1 2 3 इसके सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, समुद्र प्रताप के बारे में। आपसे अगर कि एक वन लाइनर की तरह UPSC ने पूछ दिया कि समुद्र प्रताप क्या है, और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप वहीं अटक जाएंगे, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि उस UPSC बहुत स्मार्ट है, सिर्फ समुद्र से रिलेटेड चीज़ें, ओशियन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं देगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं आपको बताऊँ ये क्या है, ये प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला एक पोत है, व्हीकल है, पोल्यूशन कंट्रोलर व्हीकल है। क्या है, PCB है, पोल्यूशन कंट्रोलर व्हीकल है। जिसे किसने डिजाइन किया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने इसको डिजाइन किया, कोस्ट
गॉड ने इसको डिजाइन किया, ठीक है ना। और इसकी जो विस्थापन क्षमता डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 4170 टन है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। जो तेल रिसाव होता है, ऑयल स्पिल वगैरह से जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी निपटने में ये मदद करेगा। एक तरह का ये तट व्हीकल है। और इसे कहाँ पे निर्माण हुआ, तो गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है ना, उसने इसको बनाया है। अब चलिए, ये तो न्यूज़ हो गई। अगर आपको इतना ही पता है ना तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल। क्या भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, भारत का पहला है। तो सोचो आप, ये पहला यूपीएससी के लिए है। तो वन डे एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, और वन लाइनर जो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। डायनेमिक पोजीशनिंग क्षमता से युक्त है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे यूपीएससी थोड़ा सा आपसे खेल सकता है आपके दिमाग से, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है, इट इक्विप्ड विद डायनेमिक पोजीशनिंग कैपेबिलिटी। तीसरा, इट इज़ प्राइमरली डिजाइन फॉर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन। भारत को इसे एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि जो सबमरीन खिलाफ भारत के जो कहते हैं ना कि भारत की जो तैयारी होती है, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको डिजाइन किया गया। तो क्या किसी तरह का वॉरफेयर के लिए नहीं, यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट ही लगता पहले, है ना, लेकिन ये 3 गलत है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 and 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंजावुर चित्रकला को लेके न्यूज़ थी, तंजावुर चित्रकला को न्यूज़ थी, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। अब आखिर हाल में क्या हुआ कि जो डाक डिपार्टमेंट है ना, उसने क्या किया, लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा का उपयोग किया। बेंगलोर से अयोध्या तक श्री राम का जो तंजावुर पेंटिंग है, उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। अब तंजावुर पेंटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग आपको पता है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र में कोई विशेष चीज़ें बनती हैं, उनकी टैगिंग की जाती है जिससे कि कोई कॉपी ना बना सके। और अभी बहुत सारे तेलंगाना के प्रोडक्ट भी गए हुए हैं जिनको जीआई टैग मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग ऑलरेडी मिला भी है अगर हम बात करें। अब यहाँ पे जीआई टैग को लेकर भारत में 1999 में एक अधिनियम भी बना था जीआई टैग को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है। अब ये जो तंजावुर है वो 1600 ईस्वी में कहाँ की है, तमिलनाडु की है। कहाँ की, तमिलनाडु की एक तरह की पेंटिंग है, दक्षिण भारत की कला है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना। और किस में बनाई जाती है, तंजावुर पेंटिंग्स ट्रेडिशनली लकड़ी के जो तख्त है उनमें चिपकाए गए कैनवास पर बनाई जाती है, ठीक है। और कटहल सागौन की लकड़ी से बने होते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और लाल नीले सब टाइप के रंग इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें क्या बनाया जाता है, क्या इसमें नेचुरल पेंटिंग होती है, इसमें भगवान कृष्ण के जैसे मूर्ति बनाएगी, फोटो बनाएगी, भगवान गणेश की बनाएगी। तो अगर आप बात करोगे डेटीज़ की, एक तरह की चित्र यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण हो गया भगवान। अब इससे मैंने आपको क्या बोला कि हिंदू देवी देवता सामान्य तौर से इसमें चित्रित की जाती है। अब स्टेटमेंट बन रहे हैं कि इट इज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु अराउंड 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी में तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई। दूसरा, गोल्ड लीफ और गेसो वर्क और डिक्टेंटिव, सोने की पत्तियां, गेसो कार्य इसकी विशेषता है। इसको बौद्ध परंपरा से जुड़े विषय दर्शाए जाते हैं। अब आपको लगेगा भाई यहाँ पे सर ने तो मुझे बोला था भगवान हिंदू देवी देवताओं की बनाई जाती हैं, तो यह बात यहाँ पे करेक्ट है। बौद्ध वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। हिंदी देवताओं की फोटो इसमें यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन किसको लेके है, अगला क्वेश्चन है K4 मिसाइल को लेके। अब भारत ने हाल में क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर ऑपरेटेड जो पनडुब्बी है आईएनएस अरिघाट से, आईएनएस किससे, अरिघाट से, तो आईएनएस अरिघाट से 3500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल को टेस्ट किया अरिघाट से, ठीक है ना। अब जो कलाम 4 इसको बोला जाता है। और ये किस तरह की मिसाइल है, आपको ये जानना जरूरी हो जाता है किस तरह की मिसाइल है, क्या इसका टेक्निक है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जान लेंगे। तो लगभग 12 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 17 टन के आसपास इसका जो वजन है। और 2 चरण इसमें होते हैं ना, ठोस और लिक्विड 2 चरण इसके होते हैं, ठीक। अब अगर स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे किसके, मुख्य रूप से अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी में तैनात किया जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा ऑप्शन है, इट इज लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन फॉर लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी, लंबी दूरी की सटीकता के लिए तरल ईंधन का प्रयोग करती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है नहीं, आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ तरल का नहीं बल्कि 2 चरण का है, ठीक है, 2 चरण का है, 2 चरण ठोस ईंधन प्रणाली पर है, सॉलिड जो फ्यूल होता है उस पर बेस्ड है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ये बात एकदम करेक्ट है कि परमाणु पनडुब्बी अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और प्राइमरी डिप्लॉय की गई है अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स होती हैं उनमें डिप्लॉय की गई। अरिहंत के बारे में हमने यहाँ पे कई बार यहाँ पे डिस्कस किया है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ना खींचें। लेकिन हाँ, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस तरह की मिसाइल है, क्या टेक्नोलॉजी है। बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका जो पाथ होता है इस तरह से होगा। 2 टाइप की मिसाइल होती है, एक तो होती है क्रूज मिसाइल जिसका पाथ इस तरह से होता है, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। वहीं अगर हम देखें ग्रेविटी का यूज़ करते हो, बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह की फ्लो करती है। अग्नि के बारे में बात करें, पृथ्वी के बारे में बात करें, तो इस तरह की जो भारत की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वो बैलिस्टिक जो पाथ है उसको क्या करती है, प्रीफर करती हैं।
फिर अगली इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ किसके बारे में थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाका डांस है उसको लेके थी। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हाका डांस कहाँ कंसिडर किया जाता है, तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी ऑकलैंड वाला रीजन है, न्यूजीलैंड में ये डांस होता है। और उसका जुलूस अगर हम देखें तो हाका डांस के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, एक सिख नगर कीर्तन का यहाँ पे विरोध चल रहा है, ठीक है ना। अब जो न्यूजीलैंड में एक ट्राइब रहती है, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, माओरी ट्राइब। तो ये माओरी ट्राइब होती है, उससे रिलेटेड ये हाका जो फेस्टिवल या हाका डांस एक तरह का होता है। ये युद्ध करने की कला अगर आप बोलो, कुछ भी बोलो, और ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे खाली यही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता है न्यूजीलैंड की माओरी ट्राइब संबंधित है तो आपका वहीं पर काम हो जाएगा, इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ये न्यूजीलैंड के माओरी लोगों पर पारंपरिक डांस है, करेक्ट है। यहाँ पे दूसरा, परंपरागत रूप से केवल खेल आयोजन में किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली इट इज़ परफॉर्म ओनली ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट। अब ये थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा कि ओनली होता है, नहीं होता है, क्योंकि ओनली लगा हुआ है, आप फंस सकते हैं थोड़ा सा, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा, इट सिंबलाइज ट्राइबल प्राइड, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, जनजाति गौरव शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है बेजमियानी जो ज्वालामुखी उसको लेके, तो आपको लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो बेजमियानी ज्वालामुखी है। तो अगर आपने एशिया का मैप देख रखा होगा तो एशिया का मैप आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। चलो हम मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज ऐसे मैप है, ये वाला रीजन आपको पता है कि रसिया, तो यहाँ पे रसिया में कमचटका आइलैंड है, कमचटका आइलैंड रसिया का। तो कमचटका आइलैंड के पर एक जो वॉल्केनो है उसके बेजमियानी यहाँ पे वॉल्केनो बोला जाता है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसकी लोकेशन सबसे पहले जाननी थी, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी किस टाइप का वॉल्केनो है, कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है ना। और इसका जो टॉप है वो एक छोटा क्रेटर की तरह हुआ है, ठीक। लेकिन ये रिंग ऑफ फायर का जो जोन होता है ना पैसिफिक रीजन का, उसमें ये पाया जाता है, ठीक। और ज़्यादातर आपको पता है कि लगभग 60 to 70 जो % जो वॉल्केनो है इसी रीजन में, रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में पाया जाता है। 1955 से लगभग देखिए इसमें विस्फोट हो रहे हैं। और इसे कहते हैं ना कि 3 कैटेगरी जो ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी है ना, दूसरा अगर हम बात करें डोरमेंट ज्वालामुखी, तो एक तरह का डोरमेंट टाइप का आई थिंक ये वॉल्केनो है, और स्टैटो वॉल्केनो है, ठीक है। अब वॉल्केनो इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि आपने देखा इथियोपिया में वॉल्केनो इरप्शन हुआ, कुछ वेनेजुएला में कुछ इस तरह की जो साउथ अमेरिकी एक्टिविटी हुई थी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। इट इज स्ट्रेटो लोकेटेड इन कमचटका पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला में स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट स्लोप ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कामेन। ये कामेन वॉल्केनो, ये भी अगर हम बात करें वहीं पे है रूस में, उसके दक्षिण पूर्व ढलान में है। तीसरा, स्ट्रेटो वॉल्केनो सामान्यतः सील्ड प्रकार के विस्फोट से जुड़े होते हैं, सील्ड टाइप के जो इरप्शन होता है उससे जुड़े होते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इन तीनों में सही आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटो वॉल्केनो विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं ना, कि शील टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है ना। शील टाइप का पैटर्न नहीं होता, शंकुकार आकार के होते हैं, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस को लेके, यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे थी कि आखिर ये क्या है, ये क्यों न्यूज़ में थी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये थी क्या और न्यूज़ में क्यों थी। अगर आप देखो अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, उसमें जो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस नामक जो एक रेयर लीवर रोग था, उसके रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसे ठीक किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये डिसीज़ जो है लॉन्ग टर्म एक तरह की डिसीज मानी जाती है, और ये हमारे जो लीवर सिस्टम होता है ना उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बना है कि इट इज़ क्रोनिक लीवर डिसीज कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्कैरिंग ऑफ बाइल डक्ट। पित्त नलिकाओं में आपको पता है लीवर से कौन सा जो रक्त निकलता है वो निकलता है, पित्त रस निकलता है, जो कहीं ना कहीं जो पाचन शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। पीएससी पित्त नली और पित्ताशय कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। पीएससी जो इंक्रीज करता है रिस्क और कैंसर रिस्क ऑफ बाइल डक्ट, यहाँ पे गले ब्लैडर को यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह सकता है। तीसरा है लीवर ट्रांसप्लांट इज द डिफिनेटिव क्योर ऑफ एडवांस पीएससी, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है अगर इसका क्योर करना है। अब इन तीनों में सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 के तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन इसके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारी वेसल होती है या जो हमारी वो होती है नसें होती हैं जो अंदर, उनमें अगर हम बात करेंगे तो जो लिक्विड जो होता है ना, जो क्या करता है फैट के पाचन में सहायता करता है, या फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और अगर हम बात करें वो तो उसे लीवर से ले जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप इसके बारे में यहाँ पे याद रखेंगे। अब इसमें अगर आप बात करें तो कई चीज़ें की वजह से ये होता है, जैसे जेनेटिक भी हो सकता है, एंटीबॉडी को रिलेटेड भी कई समस्याएं हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। अब
ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अभी न्यू डेवलपमेंट हुई है, जिससे ये जो बड़ी डिसीज़ है उसको लेके कहीं न कहीं जो इलाज है थोड़ा सा आसान होगा और चीज़ें डेवलप होंगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है? तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।